जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न और साथ ही स्टैटिक्स जीके का भौकाल। ठीक है दोस्तों, ये हमारी तीसरी क्लास है और बाकी सब आपको थंबनेल में ही दिख गया हुआ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? जो भारत में भारतीय डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1837, 1852, 1872, 1881। तो इसका सही आंसर है 1837। 1837 में हुई थी भारतीय डाक सेवा की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इन जो तीन विकल्प एक्स्ट्रा दिए गए हैं इनके बारे में भी हम जानते हैं। तो 1852 में क्या हुआ था? तो 1852 में कराची में पहला डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में कराची किस देश में है? तो ये पाकिस्तान में है। और सबसे पहले भारत में जो कराची में ही क्या है, पहला डाक टिकट जारी किया गया था। क्योंकि कराची तो 1947 में हुआ था पाकिस्तान में शामिल। ये बात 1852 की है जब पाकिस्तान बना ही नहीं था। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन था अपना 1872। तो 1872 में क्या हुआ था? भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। और ये किसके कार्यकाल में की गई थी? कौन था उस समय वायसराय? तो उस समय लॉर्ड मेयो भारत का वायसराय था, जिसने भारत में क्या है, पहली बार जनगणना की थी। भारत में लोगों की गिनती की थी कि कितनी जनसंख्या है भारत की। ठीक है, और यही एक ऐसा अंग्रेज था बेचारा जिसकी हत्या कर दी गई थी। क्योंकि भारत के लोगों ने क्या कहा कि हम तो गिन नहीं रहे हैं भैया कि हम लोग कितने हैं भारत में, तुम क्यों गिन रहे हो हमको? तो इसकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी लॉर्ड मेयो की। इसने क्या गुस्ताखी की थी? भारत की जनगणना करने की गुस्ताखी की थी 1872 में। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन था अपना 1881। अब 1881 में क्या हुआ भैया? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत, यानी अब लगातार जनगणना हुई। तो अंग्रेज ही थे। तुमने एक को मारा तो इसने क्या, तुमने एक बार गिनने के लिए मारा, तो अब हम क्या लगातार जनगणना करेंगे। अब तुम करो, क्या करोगे? तो लॉर्ड रिपन उस समय क्या था? वायसराय था। तो इसने नियमित जनगणना की शुरुआत कर दी। कब से? 1881 से भारत में अब नियमित जनगणना होगी। और ये जनगणना कब होगी नियमित? हर साल तो नहीं हो सकती है कि नहीं। तो प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल से भारत में जनगणना होती है। पहली बार नियमित जनगणना 1881 में कराई गई थी। फिर उसके बाद 1991 में, 1901 नहीं 1891 में, फिर 1901, 1911, ऐसे ही कब तक? अब 2021 की जनगणना की जा चुकी है, लेकिन इसके अभी आंकड़े आना शेष हैं। चलिए अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसको तो आप डबल स्टार लगा के लिखना इस वाले प्रश्न को, क्योंकि ये सीधा परीक्षाओं में छपता है। और इसके जो हम फैक्ट पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण योजना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2014, 2016, 2000 या 2019, तो कब की गई थी? 2000 में की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को। और 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को। ठीक है, तो सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। तो चलिए देखते हैं भारत की प्रमुख योजनाएं। तो पहली तो यही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000। फिर अगली योजना है जन धन योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014। अब आप लोग पूछोगे कि ये जन धन योजना है क्या? ठीक है, तो इसमें
जीरो बैलेंस से जो है लोगों के खाते खोलने की योजना है। यानी पहले क्या था कि ये बैंकों में निश्चित था कि इतने पैसे जमा करने पड़ेंगे तभी आपका क्या है अकाउंट खोलेगा। तो इन्होंने फिर क्या किया, सरकार ने जनधन योजना लागू की कि आप तो जीरो अकाउंट से खाते खोलना शुरू कर दो, जिससे लोगों को बैंकों के बारे में पता तो चलेगा कि बैंक होती क्या है, कैसे उसमें काम होता है। तो इसके लिए चलाई गई थी जनधन योजना। फिर अगली योजना है किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को लागू की गई थी भारत में। तो इस योजना से सभी लोग परिचित होंगे कि यह योजना है क्या। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 6,000 रुपये की राशि दी जानी थी, जिससे वह अपनी फसल में क्या है लागत लगा सके, बीज खरीद सके, दवाई खरीद सके और अच्छी फसल पैदा कर सके। तो एक साल में 3 किस्तों में ये पैसे आने थे। पहले 4 महीने में 2,000, फिर 4 महीने में 2,000 और अंतिम 4 महीने में भी 2,000। तो 2,000 करके ये 6,000 रुपये प्रति साल प्रति वर्ष किसानों के खातों में डाले जाएंगे इस योजना के तहत। फिर अगली योजना है जल जीवन मिशन। यह योजना 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। ठीक है, यह जल से संबंधित योजना है, क्योंकि पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल शक्ति मंत्रालय जोड़ा गया है, जिसके मंत्री कौन है, जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत भारत में। ठीक है ना। तो फिर स्वच्छ भारत अभियान, ये तो बहुत चलता है। इसमें क्या है, गांधी जी का जो चश्मा है यही चलता है ज़्यादा, है ना, स्वच्छ भारत मिशन में। ठीक है, इसी कहते स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका उद्देश्य क्या है कि हर घर में कम से कम एक शौचालय होना चाहिए, जिससे भारत क्या हो, खुले में शौच करने से मुक्त हो जाए। ठीक है, खुले में शौच नहीं करेंगे तो क्या होगी, कीटाणु नहीं होंगे, कीटाणु नहीं होंगे तो क्या बीमारियां बहुत कम होंगी। तो इसलिए चलाई गई थी स्वच्छ भारत अभियोजना और हर घर शौचालय बनाया जाना था। और ये योजना 2 अक्टूबर 2014 को शुरू करा दी गई थी। फिर अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष योजना। इसमें क्या बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ऐसी 2 योजना है, एक इंद्रधनुष योजना है और एक है मिशन इंद्रधनुष योजना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मिशन इंद्रधनुष योजना टीकाकरण से संबंधित है। कैसे संबंधित है, टीकाकरण से। बच्चों को जो टीका लगते हैं ना, टीका लगते हैं, तो टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष योजना। और इंद्रधनुष योजना कैसे संबंधित है, इंद्रधनुष योजना है बैंकिंग सुधार से संबंधित। इससे आप अपनी जो नोटबुक है उसमें बहुत अच्छे से नोट कर लेना कि मिशन इंद्रधनुष योजना टीकाकरण से संबंधित है और इंद्रधनुष योजना बैंकों के सुधार से संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। कब की गई थी, ये भी सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2014 के अवसर पर लागू की गई थी। फिर अगली तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है उज्ज्वला योजना। इसमें क्या है, जो गैस कनेक्शन दिया जाता है खाना बनाने के लिए, इसका यही उद्देश्य था कि हर घर में क्या हो, एक गैस कनेक्शन हो, जिससे ईंधन लकड़ी की पेड़ों को अपन नहीं काटेंगे, जिससे लकड़ी का उपयोग बहुत कम होगा, तो पर्यावरण भी अपना संतुलित रहेगा। तो इसके लिए चलाई गई थी उज्ज्वला योजना की हर घर गैस कनेक्शन देना था इसका उद्देश्य। तो ये कब से शुरू की गई थी, 1 मई 2016 को। इनमें से उज्ज्वला योजना और जनधन योजना, ये दोनों योजनाएं रेलवे के किसी न किसी पेपर में छपती ही रहती हैं। तो इन दोनों को तो आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 और उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न से हमें इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इटारसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है
इटारसी रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ठीक है, और ये है कहाँ? तो होशंगाबाद जिले में आता है इटारसी रेलवे स्टेशन। कहाँ? होशंगाबाद जिले में। तो होशंगाबाद क्या संभाग भी है? क्या है? एक संभाग भी है। और होशंगाबाद में आता है इटारसी। इटारसी रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ठीक है, इससे पहले हम भोपाल के बारे में पढ़ा था, हमने एक पहले वीडियो में पढ़ा था जहाँ तक है। तो भोपाल को मध्य प्रदेश का आम जिला घोषित किया गया है। कौन सा जिला घोषित किया गया है? आम जिला घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक आम होते हैं, मैंगो होते हैं। ठीक है, और ग्वालियर के दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। जो ग्वालियर का किला है वो सूरज सेन के द्वारा बनाया गया था, ग्वालियर का किला। ठीक है, उस किले को ग्वालियर, उसी को अपन दुर्ग भी कहते हैं। तो ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। भोपाल क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। और झीलों की नगरी भी किसे कहा जाता है? भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बाघ परियोजना में शामिल किया गया है? तो ये इसको भी आप डबल स्टार लगा के रखना, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है ये। क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 31 से 32 अभ्यारण्य है। कितने? लगभग 31 अभ्यारण्य है। कितने हैं? 31 अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में, जिनमें से मात्र एक अभ्यारण्य है जिसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। इससे पहले हमने बाघ परियोजना के बारे में बताया था कि बाघ परियोजना क्या है। तो इसका उद्देश्य है बाघों को संरक्षित करना, बाघों का संरक्षण करना, क्योंकि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो बाघों के संरक्षण के लिए योजना चलाई गई थी, जिसे कहते थे अपन बाघ परियोजना। तो ये योजना भारत ने कब बनाई थी? 1973 में बनाई थी। और मध्य प्रदेश ने इसे 1974 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में लागू कर दिया गया था। तो सबसे पहले इसे मध्य प्रदेश में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में लागू किया गया था बाघ परियोजना को। इसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण करना था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो एकमात्र अभ्यारण्य है जिसमें यह योजना चलाई गई है, या इस योजना के तहत उस अभ्यारण्य को शामिल किया गया है, तो आपको बताना कि वह अभ्यारण्य कौन सा है। नौरादेही अभ्यारण्य, रालामंडल अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य, या फिर घाटी गांव अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर है रातापानी रायसेन। कहाँ है रातापानी अभ्यारण्य? ये है रायसेन जिले में। तो इसे आपको कैसे याद करना है? ऐसे ही बोलना है, रातापानी रायसेन। तो रातापानी अभ्यारण्य कहाँ है? रायसेन जिले में है। रायसेन जिला किस संभाग में आता है? तो ये भोपाल संभाग में आता है रायसेन। ठीक है, तो जो रायसेन का रातापानी अभ्यारण्य है, इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया है, जो मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है। ठीक है, अब 3 अभ्यारण्य और अपन को दिए गए हैं, तो इनके बारे में भी देखते हैं कि ये हैं क्या। तो पहला है नौरादेही अभ्यारण्य। नौरादेही अभ्यारण्य है कहाँ? ये सागर जिले में है। और इसकी विशेषता क्या है? ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और इसका क्षेत्रफल 1194 वर्ग किलोमीटर है। आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो नौरादेही अभ्यारण्य। क्षेत्रफल कितना है? 1194 वर्ग किलोमीटर। कहाँ है यह अभ्यारण्य? तो सागर जिले में है। ठीक है, फिर अगला है रालामंडल। रालामंडल अभ्यारण्य कहाँ है? इंदौर में है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कौन सा? रालामंडल अभ्यारण्य इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल है 5 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला हमने जो हमारा प्रश्न था यही था कि रातापानी अभ्यारण्य कहाँ है? ये रायसेन में है और मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना में शामिल किया गया है।
अगला है घाटी गांव अभ्यारण्य। घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ है? ये ग्वालियर में है घाटी गांव अभ्यारण्य। और इस अभ्यारण्य में सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में ऐसे दो राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं जहां सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जा रहा है। एक तो हो गया घाटी गांव ग्वालियर, और एक है करेरा अभ्यारण्य। करेरा अभ्यारण्य कहाँ है, यह आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि करेरा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है। फिर अगला है कालीभीत अभ्यारण्य। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ है यह अभ्यारण्य? कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल में है, ठीक है। और इसमें क्या किया जा रहा है? भालुओं का संरक्षण किया जा रहा है इस अभ्यारण्य में। तो दोस्तों जितने भी अभ्यारण्य हैं या कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनका नामकरण किस आधार पर किया गया है? तो उनमें से गुजरने वाली नदियों के नाम पर उनका नाम रखा गया है। जैसे कालीभीत एक नदी है जो इसी अभ्यारण्य से गुजरती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कालीभीत अभ्यारण्य। जैसे कान्हा किस लिए हो गया राष्ट्रीय उद्यान है? तो वहाँ से कान्हा नदी गुजरती है। एक कुनू राष्ट्रीय उद्यान है तो उसमें उससे कुनू नदी गुजरती है। तो ऐसे ज़्यादातर जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है उनका नामकरण उनमें से गुजरने वाली नदियों के आधार पर रखा गया है, किया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? लगातार 2 साल मध्य प्रदेश पुलिस में छपा था ये वाला प्रश्न, कि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.42%, 9.38%, और 47% और 28%। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 9.38%। कितना है? 9.38%। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है कितना? 308,252 वर्ग किलोमीटर, यानी 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल है? हमारे देश भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और मध्य प्रदेश का 308,252 वर्ग किलोमीटर। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है। ठीक है, अब ये भी एक पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको 2.42। क्या दिख रहा है आपको पहला ऑप्शन? 2.42। तो ये क्या है 2.42? तो 2.42 है, ये किसका क्षेत्रफल है? भारत का क्षेत्रफल। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है 2.42। ठीक है, और 9.38 भारत के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना, किसी न किसी परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है। तो पहला तो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? अभी बताया मैंने 308,252 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है किरार घाटी। कौन सी घाटी है ये? किरार घाटी। ये 2 राज्यों के बीच विवादित है। और किन 2 राज्यों के बीच है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच विवादित है किरार घाटी। ये कहाँ है किरार घाटी? अनूपपुर जिले में है। कहाँ है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक में है किरार घाटी, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच विवादित है। जिस कारण से कहीं किसी न किसी पुस्तक में इसका क्षेत्रफल 308,245 वर्ग किलोमीटर देखने को भी मिलता है। लेकिन आपको प्रश्न आए तो आप 308,252 वर्ग किलोमीटर तय करके ही आना। ठीक है,
अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर, और सबसे छोटा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल में? चंबल संभाग मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है काय में? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो एक प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर और क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग चंबल है। फिर जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? छिंदवाड़ा। छाछ है छिंदवाड़ा और छाछ है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला पूछे तो कौन सा है? 2018 में जो जिला बना था कौन सा? निवाड़ी। निवाड़ी 2018 में जिला बना था। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। फिर तहसील की बात करें तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो यह पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील। पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है क्षेत्रफल में। और इसी तहसील में क्या है? अजयगढ़ का किला है जो अजयपाल के द्वारा बनवाया गया था अजयगढ़ में। ठीक है, तो पूछे आपसे कि क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? अजयगढ़, पन्ना। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के 5 प्रश्न और उससे संबंधित महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी के। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें।